आज की क्लास इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होगी मेरी। कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और इसको पढ़ना आखिर सबके लिए जरूरी क्यों होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग नजरिए से हम लोगों ने देखा भी कि इकोनॉमिक्स अब देखेंगे तो इकोनॉमिक्स दो प्रकार से होता है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा था। तो आज की क्लास हम लोग ये देखा जाएगा कि पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और कैसे कार्य करती है। क्योंकि अगर जैसे वर्तमान में इस समय का समय जैसे चल रहा है, इस समय अगर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से अगर कंपेयर करके अगर आप नहीं समझेंगे किसी चीज को तो आपको कहीं ना कहीं अधूरे तरीके से किसी मुद्दे को और किसी चीज को आप समझेंगे। वो पहले का दौर कुछ और था कि पहले कोई भी क्षेत्र अपने एक सीमा से सीमित रहता था या कुछ लोग अपने क्षेत्र तक सीमित रहते थे या अपने समुदाय तक सीमित रहते थे। लेकिन आजकल का जो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का जो दौर हो चुका है उसमें आपको पूरे विश्व को समझना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा कि आखिर ये वैश्विक अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है वैश्विक अर्थव्यवस्था। मैं यहाँ पे बोल सकता था कि अर्थव्यवस्था, लेकिन कल आपने मैं थोड़ा सा कल आपको डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है। यानी अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का हम लोग जो पढ़ते हैं वो व्यवहारिक रूप होता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप यानी व्यवहार के लिए दो लोगों का परस्पर होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहीं भी जाऊं दुकान पे, मान लीजिए दुकानदार जितने भी लोग होते हैं, व्यापारी या जितने भी आयात निर्यात होता है, मान लीजिए अगर निर्यात आयात कब होगा, जब आयात हो तभी निर्यात होगा या जब निर्यात हो तभी आयात होगा। या मान लीजिए कोई भी दुकानदार शॉप क्यों खोलेगा, जब ग्राहक होंगे या जो उसको खरीदने वाले होंगे तो ही इस तरीके खरीद और बिक्री दोनों ही चलेगी। यानी परस्पर दो चीजों के लिए होना ही चाहिए व्यवहारिक, जब भी आपको व्यवहारिक रूप दिखाना होता है करना होता है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को जो अर्थशास्त्री होते हैं इसको एक अधूरा शब्द मानते हैं अर्थशास्त्री। तो इसीलिए उनका कहना यह होता है कि इनके साथ जब तक कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा होगा तब तक अपने आप में ये अधूरा शब्द है। जैसे इसको आप कहेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, या अक्सर आप किताबों में देखते हो तो आप लिखा होता है, जब कोई बुक लेकर आते हैं तो वहां पर लिखा होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। सिर्फ अर्थव्यवस्था किताब नहीं लिखी होती है, अर्थशास्त्र अब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है। कभी आपको इसके साथ कोई ना कोई एक शब्द जुड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, वैश्विक अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, इस तरीके से यानी कोई ना कोई एक शब्द जुड़ा ही रहता है। तो आज की क्लास में पूरी डिस्कस किया जाएगा कि आखिर ग्लोबल इकोनॉमी होती क्या है, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और इसको कैसे समझते हैं, पूरा इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था, जैसे समझिए, जैसे अगर देखा जाए तो यूएन के अकॉर्डिंग, जैसे आप यूनाइटेड नेशन जानते होंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस धरती पर आधिकारिक रूप से करीब 193 देश हैं। ये करीब नहीं, ये करेक्ट आंकड़ा 193 देश हैं इस समय धरती पर आधिकारिक रूप से जो यूएन से रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है। हाल ही में कुछ 2011 में एक देश था, 2011 में एक देश स्वतंत्र हुआ जिसका नाम था दक्षिणी सूडान। इस देश का नाम था दक्षिणी सूडान। वहां पे ये आजाद कैसे हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां पर आपस में वहां के लोगों ने अपने 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 आप में ही जनमत संग्रह कराया और उसके बाद 2011 में भी स्वतंत्र देशों में ये शामिल हो गया। और 2012 में जेनेवा सम्मेलन हुआ, तब ये जाकर 2012 में ये जाकर यूएन से ये भी अधिकार रूप से ये देश बन गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कुल 193 देश हैं। और कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि यूएन द्वारा आखिरी देश कौन सा था जो शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी सूडान में 193 नंबर पे हाल ही में देश को शामिल किया गया था। ये भी एक सवाल है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर देखिए इस धरती पर करीब 193 देश हैं आधिकारिक रूप से, तो क्या अगर 193 देशों को अलग अलग तरीके से अगर पढ़ा जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 193 देश होंगे, सबकी कहानी, सबकी इंटरनल सिचुएशन, सबका अपने आप महिलाओं का जो वहां पे जो एक तरह की जो उनकी स्थिति है, उनकी स्थिति, युवाओं की स्थिति, टेक्नोलॉजी की स्थिति, सरकार की स्थिति, जितनी भी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो सब अलग अलग देशों के पूरी तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लीजिए तो अगर मान लीजिए भारत में जिस तरीके से देखा जाए कोई भी उठता है, मतलब कोई भी आम आदमी, कोई भी नॉर्मल सा
कोई भी उठता है, किसी भी नेता को, सरकार भी, आप मान लीजिए वर्तमान से प्रधानमंत्री कोई या राष्ट्रपति कोई भी जब चाहता है तुम्हारी आलोचना करे तो ठीक है, लेकिन कोई भी जब चाहता है तो कुछ भी उठाकर कुछ भी गाली गलौज कुछ भी लिख देता है, तो फिर भी भारत सरकार कुछ भी तो करती नहीं है उनके लिए, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। लेकिन वही अगर आप चले जाए चीन में, अगर वहां की सी जिनपिंग जो राष्ट्रपति या वहां किसी भी अधिकारी को आप कुछ बोल करके देखें, आप हो सकता है रातों रात आप गायब कर दिए जाए, इस तरीके का सब घटना हो सकती है। इस तरीके से आप वहीं पर लीजिए महिलाओं की स्थिति अगर लीजिए, महिलाओं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे भारत में देख लीजिए, भारत में 1947 में देश आजाद हुआ और उसके आजाद बंद होते ही भारत में जब संविधान बना, तो उसके संविधान बनने के साथ साथ ही महिलाओं को लगभग सभी अधिकार दे दिए गए पुरुषों के बराबर। इस तरीके भले सामाजिक रूप से अधिकार प्राप्त ना हो, लेकिन कानूनी रूप से, संविधान के रूप से सभी को भारत में बराबर का प्राप्त है अधिकार। और वहीं देख लीजिए, अगर चले जाइए आप सऊदी अरब में देखिए, जो काफी एक तरक्की वाला देश माना जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात को ले लीजिए, हाल ही में यहाँ पर देखिए आजाद हुए कितना हो गया, और इस समय करीब 3-4 साल पहले जाकर के वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट यानी वहां पर उनको मतदान का अधिकार अब जाकर उनको मिला है, जिसे वहां पर अभी महिलाओं को ये जो वाहन चलाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था अभी तक। वहां पे महिलाओं बिल्कुल, अब समझ सकते हैं आप कि अब इस समय जाकर के उनको इतनी सारी आजादी प्राप्त हुई है। एक देश अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बारे में देखिए, अफगानिस्तान में तो यहां तक कहा जाता है कि वहां की महिलाओं को अपना नेम यानी अपना नाम का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है वहां की महिलाओं को। ऐसा कहा जाता है, जब कई बार देखेंगे डॉक्यूमेंट्री तो आपको देखेंगे वहां पे कि महिलाएं, मान लीजिए अफगानिस्तान की अगर कोई महिला अगर यहाँ से अगर जाती, वो 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर जाती कोई भी इलाज कराने हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास, तो वहां पर उसको अपना नाम ना बताकर कोई भी उपनाम या अलग तरीके का नाम बताना पड़ता है। यानी ये समझिए, जिस देश में महिलाओं को नाम बताने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तो वहां की महिलाओं की स्थिति क्या से क्या होगी। वहीं यूरोप में आप चले जाए, तो यूरोप में चले जाए तो जितनी स्वतंत्रता अफगानिस्तान में एकदम नहीं है, वो सिर्फ भारत में थोड़ी है भी और थोड़ी नहीं भी है, लेकिन यूरोप में देख लीजिए तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, उस तरीके से है। यानी एक ही, यानी अलग अलग देशों की जो स्ट्रक्चर है, जो कहानी है, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है, इस तरीके से। तो अब ये देखिए, तो अब ऐसे क्या करना पड़ेगा, तो 193 देशों के अगर स्ट्रक्चर को, सबके अगर अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से अगर पढ़ने लगा जाए, तब तो बाकी सारा विषय और सब कुछ छोड़ के 193 प्रकार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ जाएगा और बाकी सब कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने एक काम किया, उन्होंने क्या काम किया कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका क्लासिफिकेशन किया, यानी उनको अलग अलग नजरिए से उनको वर्गीकृत किया, और वो भी सिर्फ ऐसे वर्गीकृत नहीं कर दिया, उसको अलग अलग नजरिए से, यानी अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग नजर से अलग अलग रूपों में देखकर उनको तब अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हो, अब इसी को अगर देखना हो आपको एग्जांपल के लिए, अगर मैं किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हो, अगर उस क्लास को अगर देखिए 100 स्टूडेंट अगर हो, तो उसमें कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के भी होंगे। अगर तो इस तरीके से देखा जाए, अगर फीमेल और मेल के नजरिए से देखा जाए, फीमेल और मेल के नजरिए से अगर देखा जाए, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। वहीं ये भी कह सकते हैं कि दूसरा एक नजरिया ये भी हो सकता है कि इसमें कितने लोग 25 प्लस उम्र वाले हैं और कितने लोग 21 के आसपास वाले हैं, ये एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें ये भी देखा जा सकता है कि कौन कौन लोग किस किस, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट से कितने लोग बिलोंग करते हैं, वो एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। यानी ये देखिए कि अलग अलग नजरिए से देखने के बाद यही वो क्लास है जो कि अलग अलग प्रकार से दिख रही है और अलग अलग नंबर में भी आ रही है और सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है। तो उसी तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था को भी अर्थशास्त्रियों ने पूरी तरीके से अलग अलग भागों में पूरी तरीके से बांट दिया। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, साथ ही साथ आप उसको चार्ट को बनाइएगा, काफी आपको वो चार्ट आपको लगभग लाइफ टाइम आपको समझने में मदद मिलेगा। तो देखिए, जो नजरिया यहाँ मैंने महिला मेल फीमेल ये 25 और 21 और स्टेट के अनुसार लिया, वैसे ही जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था को बांटने के लिए 3 प्रकार से नजरिया अपनाया। पहला जो था जिसे बोला गया ताकत के आधार पर, ताकत यानी पावर के आधार पर, यानी सत्ता के आधार पर। दूसरा नजरिया ये देखा गया डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कौन सा देश किस हिसाब से डेवलप कर रहा हो। तीसरा जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आयात निर्यात के आधार पर, यानी इंटर रिलेशन के आधार पर, यानी देश आपस में आपसी संबंध उनका कैसा है, इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा और सब कुछ क्लास में समझा जाए। तो चलिए एक चार्ट, साथ ही साथ आप लोग एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट के माध्यम से पूरा आपको तभी समझ में, आपको पूरा वो समझ में आएगा।
पहले यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी, पहले यहाँ पे लिख देते हैं नजरिया को, यानी उनके देखने के तरीके को। उन्होंने पूरी धरती को कितने नजरिए से देखा, किस तरीके से समझा। तो पहला जो नजरिया था वो था पावर, ठीक है, पावर के रिगार्डिंग उन्होंने पूरी दुनिया को देखा। दूसरा उन्होंने ये देखा कि डेवलपमेंट के आधार पर कैसा है ये दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलपमेंट के आधार पर कितने प्रकार से होती हैं। तीसरा जो नजरिया में देखा गया, तीसरा नजरिया ये था, देखा उन्होंने कि इंटर रिलेशन के आधार पर, यानी इंटर रिलेशन के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया को देखने की कोशिश की। जब इस तरीके से जब देखा तो उन्होंने जब देखा कि पावर के आधार, पावर की यहाँ बात जब की जा रही थी, यहाँ पे पावर को मतलब मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे पावर का मतलब है सत्ता, ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं प्रशासन भी कह सकते हैं आप, प्रशासन के भी आधार पर, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है कि विकास के आधार पर, और ये आप कह सकते हैं कि संबंधों के आधार पर। इन तीन तरीके से पूरी दुनिया को उन्होंने देखा। और जब तीन तरीके से देखा तो जब पावर्स के आधार जब देखा दुनिया को, तो ये बटा तीन भागों में। पहला, और कई सारे आपको बुक्स में आपको एक ही नजरिया उठाकर दे देता है, जैसे पावर के आधार पर पूरा डिस्कस कर देता है, इसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। पहला, जिसे काफी इस समय दुनिया लगभग इसी की दीवानी हो चुकी है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, हिंदी में इसे कहेंगे पूंजीवाद। मैं आपको दोनों भाषा लिख दे रहा हूं, पूंजीवाद। दूसरा इसको बांटा गया, दूसरे नजरिए में इसको बांटा गया, दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म, या इसको लोग कहते हैं सोशलिज्म कह देते हैं लोग, या इसको बहुत लोग इसको कहते हैं कम्युनिज्म। अक्सर लोग कहते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशलिज्म एक अलग चीज है और कम्युनिज्म एक अलग चीज है। सोशलिज्म से कम्युनिज्म तक जाने में काफी एक लंबा इतिहास इसके बीच, वो सब डिस्कस किया जाएगा। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी हिंदी जरूर नहीं सबको पता होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं डेवलपमेंट के आधार पर ये दुनिया कितने भागों में बटी। तो पहला जो बांटा गया वो बांटा गया किस आधार पर देखा गया कि पहली जो अर्थव्यवस्था जब विकास के आधार पर देखा गया तो वो देखा गया डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी ऐसे राष्ट्र जो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। दूसरा वो देखा गया कि जो अभी डेवलपिंग है, यानी जो अभी विकासशील है, डेवलपिंग यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। तीसरी अर्थव्यवस्था जो कि अभी अविकसित है, यानी अभी उनकी शुरुआत हुई, उनकी तरक्की की अभी नहीं हुई है, तो उन्हें बोला गया अनडेवलपमेंट। काफी बेसिक सवाल, बेसिक से आपको समझाया जाएगा इस क्लास में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक से अगर समझना है तो आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा। अनडेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरा, इंटर रिलेशन के आधार पर देखा गया पूरी दुनिया को, तो सिर्फ दो भागों में बांटा। एक हो गया ओपन अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, और दूसरी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी क्लोज इकोनॉमी। इस चार्ट को आप सभी लोग साथ साथ बना लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, काफी आपको ये काम देगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी जब बांटा गया, पूरे अर्थशास्त्रियों ने पूरे अर्थव्यवस्था को जब बांटा कि कितने नजरियों से, तो उनका पहला नजरिया ये था, उन्होंने देखा दुनिया को पावर्स के आधार पर यानी सत्ता के आधार पर और प्रशासन के आधार पर। जब उन्होंने देखा तो तीन भागों में बांटा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। और जब उन्होंने डेवलपमेंट के आधार पर देखा दुनिया को तो वो बटा तीन प्रकार में, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अनडेवलप्ड, यानी विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था। और जब इंटर रिलेशन के आधार जब उन्होंने पूरी दुनिया को देखा तो वो दो प्रकार से बटा, एक था ओपन यानी खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था के आधार पर उन्होंने इस पूरी दुनिया को इस तरीके से समझा और बताया। और हम लोग इस क्लास में पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को समझा जाएगा कि ये क्या है, और इससे अगर सच कहा जाए तो अगर आपको बेसिक्स अगर इकोनॉमिक सच में समझना है तो अगर ये आपको आना ही चाहिए, इसके बिना आपको इकोनॉमिक्स आपको आ ही नहीं सकता। समझ लीजिए किसी भी पेड़ का ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का ये रूट है, जड़ आप कह सकते हैं, ये है पूरी तरीके से। तो चलिए आप लोग उम्मीद बना लिए होंगे सब लोग, इसको मैं हटाता हूं। हम लोग समझते हैं, अब थोड़ा समझते हैं हम लोग पहले नजरिए को डिटेल में। आखिर ये पावर क्या है, पावर के आधार जब उन्होंने पूरी दुनिया को देखा तो कैसे हुआ, समझिए। जब पावर के आधार पर उन्होंने देखा, अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं हम लोग, जब इन्होंने देखा पूरी दुनिया को
आखिर ये पावर क्या है। पावर, पावर यानी शक्ति, इसी को आप कह सकते हैं सत्ता भी, ठीक है। अब यहाँ पे शक्ति की जब बात की गई तो शक्ति का मतलब ये नहीं कि दुर्गा जी की शक्ति या किसी भगवान की शक्ति, यहाँ पर शक्ति का मतलब है दो प्रकार से, दो नजरिए से देखा जाता है। जैसे इसमें पहला ये, जब जैसे आप कहीं भी चले जाएं, आपका परिवार हो या कोई भी समाज हो या स्टेट हो या आपका देश हो, वहां पे दो तरह की पावर्स काम करती है। एक पहला होता है जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पावर, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पावर, और दूसरा जिसे कहते हैं प्राइवेट पावर। इन दो प्रकार से पूरी दुनिया दो भागों में बटी होती है, एक है गवर्नमेंट पावर और दूसरा है प्राइवेट पावर। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रशासनिक शक्ति, इसे आप कह सकते हैं प्रशासनिक शक्ति, और प्राइवेट पावर को आप कह सकते हैं निजी शक्ति, या इसे ही सिंपल सी भाषा में लोग कहते हैं बाजार शक्ति, यानी इसे प्राइवेट को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी भी, ठीक है। इस तरीके से तो जब भी आप पूरी दुनिया को देखेंगे शक्ति के आधार पर तो बढ़ता है तीन भागों में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तब उसमें देखिए चलते समझते हैं, जब उस आधार पर देखेंगे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप जाएं तो आपको दो तरह की पावर्स रहेगी, एक होगी प्राइवेट पावर और दूसरी होगी गवर्नमेंट पावर। तो उस आधार पर जब बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, एक हो गया कैपिटलिज्म, दूसरा हो गया सोशलिज्म या उसको कहते हैं कम्युनिज्म, या तीसरा कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर एक कैपिटलिज्म यानी मिक्स्ड, ये कैपिटलिज्म कह सकते हैं या ये कह सकते हैं पूंजीवाद क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोई भी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें दो तरह की पावर्स काम करेगी, एक तो होगी गवर्नमेंट पावर और दूसरी होगी प्राइवेट पावर। तो जो कैपिटलिज्म देश होते हैं, जो कैपिटलिस्ट जो कंट्री होती है, जो पूंजीवादी जो रास्ते पर चलने वाले देश होते हैं, वहां पर भी दो तरह की पावर्स होगी। वहां पे भी क्या होगी, गवर्नमेंट पावर होगी और वहां पर भी प्राइवेट पावर होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो प्राइवेट पावर होती है वो अधिक से अधिक होती है और गवर्नमेंट पावर जो होती है वो थोड़ी कम होती है। अब इसका कहने का मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या यहाँ पे पूरी तरीके से सत्ता क्या प्राइवेट शक्तियां हैं, कंपनियां ही करती हैं क्या, और सरकार बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार होगी, जो सरकार है वो यहाँ के जो कंपनियां हैं, जो निजी क्षेत्र है यानी जो भी इंडस्ट्रीज है, वहां के लोगों को सरकार क्या करेगी, दो तीन चीजें उनको सहूलियत देगी। पहला तो उनको छूट देगी अलग अलग तरीकों से, और दूसरा सरकार इनको ढेर सारी इनको सरकार क्या करेगी, इनको सहूलियत भी देगी, यानी हर वक्त इनकी विपत्ति में सरकार खड़ी रहेगी, छूट भी देगी और सहूलियत भी देती चली जाएगी। अब एक चीज ये समझिए, पहले बेसिक से समझते हैं तब इसको और डिटेल में समझा जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि इकोनॉमिक्स में सीधे आप बड़ी कोई क्लास पढ़ते हैं, कोई बड़ी बुक उठाकर आप सीधा इसका डिटेल रूप पढ़ने लगते हैं, बहुत बड़ी चीजों तक पढ़ लेते हैं और आपको रूट पता ही नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम बाद में होती ही है। तो समझिए ग्लोबल, ये गवर्नमेंट पावर और प्राइवेट पावर क्या करती है सरकार, वहां पे जो प्राइवेट शक्ति होती है, जो कंपनी के लोग होते हैं, उनको सरकार छूट भी देती है और साथ ही साथ सरकार उनके साथ खड़ी रहती है, यानी सहूलियत देती है सरकार। तो अब देखिए, तो अब सरकार क्या करेगी। अब देखिए, जो अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर लोगों का मानना है शास्त्रियों का, कि जो भी देश कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के रास्ते पर चलते हैं वो देश अक्सर में, आप मैं सब आपके यहाँ लिखता जाऊंगा, जो भी इस तरह के देश होते हैं वो अक्सर देखा जाए तो वो अक्सर देखा है तो वो रिच कंट्री बनते हैं। अक्सर देखा जाए तो ऐसे देश वो काफी रिच कंट्री बनकर उभर जाते हैं, यानी रिच यानी काफी जल्दी वो अमीर देश बन जाते हैं, ठीक। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे देश डेवलप्ड, ऐसे देश काफी तेजी से जल्दी से डेवलप्ड इकोनॉमी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब बात समझ में आती है कि इस रास्ते पर चलने वाले देश क्यों अमीर बन जाते हैं या क्यों डेवलप्ड बन जाते हैं, सवाल ये है। और सवाल ये नहीं सिर्फ आपको रटना नहीं है कि आखिर कैपिटल चलने वाले लोग देश अमीर हो जाते हैं या डेवलप्ड, ऐसा नहीं है। सवाल ये पूछना है कि आखिर ये ऐसे रास्ते पर चलने पर ये देश क्यों अमीर हो जाते हैं। क्यों अमीर हो जाते हैं समझते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों को क्या दे रही है, छूट दे रही है, और साथ ही साथ क्या दे रही है, सहूलियत दे रही है, यानी जाइए छूट लीजिए और हर तरीके से आप एंजॉय करिए। छूट पूरा सरकार इनको हर तरीके से छूट दी रहती है, यानी पूरा का पूरा उत्पादन की जिम्मेदारी, किसी भी तरह की जिम्मेदारी पूरा का पूरा निजी हाथ में सरकार देती है, शक्तियों के हाथ में देती है।
ठीक, इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इस तरीके से फ्रांस है, इस तरह के देश क्या है, कैपिटलिज्म रास्ते पर चलने वाले देश और काफी रिच भी हैं। कुछ कमियां भी हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो रिच भी हैं और डेवलप भी हैं। तो क्यों है? क्योंकि देखिए सरकार इन प्राइवेट कंपनियों को छूट दे रही है और सहूलियत दे रही है। तो छूट और सहूलियत देने से होता क्या है, उनके बीच में आपस में एक आजादी का माहौल बनता है और उनको लगता है कि सरकार अगर साथ खड़ी है, तो छूट दे दी सरकार, अगर कोई दिक्कत भी आती है सरकार उनके साथ क्या है, सहूलियत देकर सरकार उनके साथ खड़ी भी है। तो इससे होता क्या है, सबसे बड़ी बात इससे होता है कि उस तरह के राष्ट्र में कंपटीशन की भावना आ जाती है। उस तरह के राष्ट्र में एकदम कंपटीशन की भावना आ जाती है, यानी पूरी तरीके से वहां पर प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है एक दूसरे से। क्यों हो जाती है? क्योंकि सरकार छूटती रहती है। अब मानिए एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई भी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, और ये पूंजीवादी देश के अंतर्गत चलने वाला ये कंपनी, ये देश चलाता है, कंपनी चलाता है, तो वहां पे सरकार इसके साथ खड़ी। तो ये मान लीजिए किसी भी चीज, कोई भी चीज मान लीजिए XYZ, कोई भी चीज मान लीजिए, ये 1000 वस्तुओं का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। तो अब इसी का देखा कंपेयर करने प्रतिस्पर्धा के नजरिए से अगर देखें, तो जो कंपनी बी होगी उसके भी साथ सरकार उसको छूट देगी, सहूलियत देगी। तो ये कंपनी बी का मालिक है, वो कहेगा मैं 1000 ना, मैं इससे अधिक बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 1500 बनाऊंगा। जो कंपनी सी होगी वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं 2500 बनाऊंगा। जो कंपनी डी होगा वो कहेगा मैं 2500 सीजन की दुगुना बनाऊंगा, यानी 5000 बनाऊंगा। क्यों ऐसा सोच पा रहे हैं? क्योंकि सरकार इनके साथ छूट दे रही है और सहूलियत दे रही है। इसकी वजह हो क्या रहा है, ये एक दूसरे से कंपटीशन के मतलब कि नजरिए से ये अपने आप को एक दूसरे कंपटीशन नजरिए से अपने आप एक दूसरे से अमीर बनाते चले जा रहे हैं। तब इसे हो क्या रहा है, अब ये भले अपने आप को एक दूसरे से कंपटीशन की वजह से अपने आप को एक दूसरे से बी सी से आगे जा रहा है, सी बी से आगे जा रहा है और बी ए से आगे जा रहा है, भले अपने आप को अमीर बना रहे हैं, लेकिन है कहां के, ये पर्टिकुलर इसी देश के हैं। जो इनकी जो इनकम बढ़ेगी तो ये देश की इनकम में भी ये जुड़ेगी। इसीलिए सारे देश इस रास्ते पर चलने वाले देश कैसे देश बन जाते हैं, रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। और इस तरह के देशों में कंपटीशन की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना देखने को अधिकतर मिलती है। और ये ऐसे सिर्फ समझने की बात नहीं है, इस तरीके से सीधे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि किस तरह के देशों में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिलता है। ये सिर्फ ऐसे कहावत नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, ऐसे सीधे सवाल बनता है परीक्षाओं में, किस तरह के राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिलता है और किस तरह के देश डेवलप होते हैं और अक्सर किस तरह के देश मैक्सिमम देखा जाए तो रिच कंट्री में कन्वर्ट होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए, अब क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्यों? अब देखिए सरकार इनको छूट भी दे रही है, सहूलियत भी दे रही है। इसका दूसरे नजर से ये भी कह सकते हैं कि सरकार इनको बार बार इनके काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आप ही अगर पढ़ने, मान लीजिए क्लास का है, अब मान लीजिए क्लास है कोई, क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, दूसरा स्टूडेंट आके उसको एक झापड़ मार दे, उसको पीट दे, तो दूसरा स्टूडेंट भी उसको पीटेगा। इससे हुआ क्या, पूरे क्लास में वो बार बार वो लड़का उसको डिस्टर्ब किया, इस लड़के ने उसको डिस्टर्ब किया, ऐसे पूरी क्लास क्या हो गई, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। तब इससे हुआ क्या, तो वो लड़का उसकी पढ़ाई में क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था, यानी उसकी पढ़ाई में वो व्यवधान पैदा कर रहा था, यानी बार बार उसकी क्लास में, उसकी स्टडी में बार बार डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन के लिए कोई ऐसी क्लास हो जिसमें सारे स्टूडेंट अपने मस्ती से पढ़ रहे हो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वहां के स्टूडेंट एक दूसरे को कोई भी हस्तक्षेप उनके कामों में नहीं कर रहे हैं। अगर उन कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को वो अहस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, यानी वो कौन सा नियम अपना रहे हैं, अहस्तक्षेप नीति। तो जितने भी तरह के देश, ये पूंजीवादी के रास्ते पर चलने वाले जितने भी देश होते हैं वो अहस्तक्षेप नीति पर चलने वाले देश होते हैं। और आप लोग कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ये हस्तक्षेप नीति अपनाने वाला राष्ट्र कौन सा अधिकतर ये है, तो आपका आंसर होगा कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। ये हस्तक्षेप नीति की जो खोज करने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था लीजा फेयर, इसी के नाम पर पड़ गया लीजा फेयर पॉलिसी। उसको मैं लिख देता हूं पांचवा, लीजा फेयर, यानी लीजा फेयर, यानी लीजा फेयर। कोई तरीके से एग्जाम आपके पूछ सकता है, आपके एग्जाम में हस्तक्षेप नीति पूछ सकता है और आपके एग्जाम में लीजा फेयर भी वो पूछ सकता है, इस तरीके से।
ठीक है। तो इस तरीके से समझा जाएगा, ये पूंजीवादी तरह के अपनाने वाले ये देश हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक और क्वालिटी होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की, इसमें एक और क्वालिटी ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कि अब देखिए इसमें क्या है, सरकार बार बार इसको बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें कि छूट देती है सरकार, और वहां पे सरकार क्या करती है, सहूलियत देती है, और सरकार इनके कामों में कोई बार बार हस्तक्षेप नहीं करती है और हस्तक्षेप नीति का पालन करती है। इस तरीके से आपको अब इसमें ये देखिए, अब मान लीजिए सरकार को छूट दे रही, सहूलियत दे रही, तो क्या इसमें ये बताइए, अब इसमें कोई व्यक्ति अगर कोई उद्योग खोलना चाहेगा, कोई भी रोजगार करना चाहेगा तो उसको दिक्कत आएगी, कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि इस तरह के देशों में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो किस आधार पर होता है, किस आधार पर, मतलब ये है पूछ देगा कि एम्प्लॉयमेंट जो होती है किस आधार पर है, स्वयं के आधार पर है, यानी इच्छा के आधार पर है, या किस दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा अपनी इच्छा के आधार पर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा भी गया है। ये पूरी तरीके से आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, ये कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से ये एक तरीके से बेसिक लक्षण है। ठीक है, बेसिक लक्षण मैंने अभी आपको बताया कि रिच कंट्री रहते हैं, यहाँ पे क्या होती है, प्राइवेट पावर्स की जो सत्ता होती सबसे अधिक होती है, ये देश डेवलप्ड होते हैं, इस तरह के देशों में कंपटीशन की भावना प्राय देखने को मिलती है, और इसमें हस्तक्षेप नीति, लिजा फेयर पॉलिसी अपनाई जाती है, और यहाँ पे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो उनकी इच्छा के आधार पर ही वो एम्प्लॉयमेंट होता रहता है। इस तरीके से अब इस रास्ते पर चलने वाले जो देश हैं लगभग इसमें देखा है यूरोप के लगभग सभी देश, ठीक है, लगभग सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलने वाले देश होते हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ये सभी देश लगभग पूंजीवाद के रास्ते पर चलने वाले देश हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, एग्जाम में कई बार देशों का नाम देकर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये तो थी बेसिक बातें किसकी, पूंजीवाद की, पूंजीवाद की व्यवस्था होता है। अब समझिए, तो अब मान लीजिए, देखिए सिंपल से ये तो थी सिंपल बात है, ये बेसिक की इकोनॉमिक्स, ये कैपिटलिज्म की। अब थोड़ा समझते ऊपर से, कैपिटलिज्म का समझिए, बेसिक कैपिटलिज्म का मेन मतलब क्या है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जो इनकम होगी पूरी तरीके से जो केंद्र होगा, यानी जब से समाज में कैपिटलिज्म आया पूरी तरीके से एक किताब आई थी, सबसे पहले आपके दिमाग में आपके ये चल रहा होगा कि ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो पूंजीवाद जो शब्द है, आखिर ये आया कहां से, कहीं ना कहीं तो ये रहा होगा। अब देखिए कोई भी विचारधारा जो होती है वो पहले से होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी दार्शनिक या कोई भी जो फिलोसफर या जो भी कोई भी तरह के होते हैं लोग, तो वो उसको क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, तो वहां से माना जाता है कि यहाँ से ये किताब, यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। तो एक किताब आई थी एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ जिनको बोला जाता है इकोनॉमिक्स का पिता भी इनको बोला जाता है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है। एडम स्मिथ की किताब आई थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वैसे इस किताब का पूरा नाम है एन इंक्वायरी, मैं लिख दे रहा हूं आपको, एन इंक्वायरी नेचुरल एंड रिसर्च द वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे आप बस इतना ही याद रखिए, आपके एग्जाम में ये काम दे देगा, द वेल्थ ऑफ नेशन आपके एग्जाम में इतना ही जरूरी है, बाकी इसकी आपकी जरूरत आपको एग्जाम में नहीं पड़ेगी। इसको मैं हटा भी देता हूं कि हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हो। तो द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब आई जिसमें पहली बार उन्होंने एडम स्मिथ ने जिक्र किया था कैपिटलिज्म शब्द का, यानी पूंजीवाद नाम का शब्द यहीं से उभर करके सामने आया था। देखिए कैपिटलिज्म का मेन मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से उत्पादन करना, और उत्पादन करके कैसे भी करके उसको इकोनॉमिक, उसको मनी के रूप में चेंज करना, यही है कैपिटलिज्म का मेन सोर्स पॉइंट, वही है। हर तरीके से कैपिटलिज्म मेन पॉइंट ये कैसे भी करके उसको इस तरीके से करना। अब इसके फायदे देखिए, इसके फायदे ढेर सारे हैं। अब इससे होगा क्या, जो भी मान लो टैलेंटेड व्यक्ति होंगे या जो भी नए विचारधारा को नए जो भी खोज करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कैपिटल अच्छी चीज है कि वो क्या करेंगे, अपने दिमाग से नए आइडिया लाकर, नए विचारधाराओं को लाकर वो चीजों को मनी के रूप में बदलेंगे, ठीक है, देश उससे डेवलप भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से होता है क्या, ऐसे बहुत बड़ी कमियां, ये भी बहुत सारी चीजें हैं
इससे कमी सबसे बड़ी ये है कि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है, इसमें जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई होती है, जो रिच और पुअर के बीच की जो खाई होती है वो काफी एक दूसरे से बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इसमें देखिए मेन पॉइंट, जब मेन केंद्र क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम करना, सिर्फ और सिर्फ धन की कमाई करना, तो होगा क्या, इससे जो रिसोर्स होते हैं, मान लीजिए धरती का जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो कुछ ही लोगों के पास जाएगा और जिसके पास धन होगा उसके पास रिसोर्स चला जाएगा। तो इससे होगा क्या, अब पूरी तरीके से रिसोर्सों का एक ही व्यक्ति प्रयोग करेगा, जिससे होगा क्या कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से अमीर होगा और जो बाकी लोग होंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे या तो और पीछे तो चले जाएंगे। तो जो अमीर और गरीब के बीच का दायरा होता है और ज्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पूंजीवाद में ये कमी है। और इसमें एक और कमी ये होती है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब सोर्स पर, जब कहीं ना हर चीज का केंद्र क्या हो जाएगा, जब मनी रह जाएगा, तो इससे मार्केट में और हर एक क्षेत्र में मोनोपोली के नाम लोग सुने होंगे। मोनोपोली एक कई तरह से अच्छी भी चीज है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो खराब चीज भी है। तो इससे होता क्या है, एक अधिकार हो जाता है किसी एक क्षेत्र पर, और किसी भी एक क्षेत्र में किसी एक ही कंपनी का या किसी एक ही व्यक्ति का पूरी तरीके से एकाधिकार हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, पूरी तरीके से मनमाना तरीके से वो किसी भी चीज का दोहन करने लगता है और एक दूसरे लोगों व्यक्ति को क्या करने लगता है, वो शोषण करने लगता है। तो ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद का सिंपल सा मतलब अगर आपको व्यवहारिक रूप से समझिए तो व्यवहारिक रूप से मतलब ये है कि किसी भी नॉर्मल चीज को उठा करके ना क्या कर देना, आप उसको उठा करके पूंजी के रूप में बदलना, यानी उसको नए तरीके से उठाकर किसी भी रॉ मटेरियल को उठा करके उसको इतना बड़े तरीके से उसको बड़े रूप में दिखाना, यानी हम लोग की भाषा में पूर्वांचल यूपी भाषा से कहते हैं भौकाल दिखा देना, यानी किसी भी चीज को भौकाल दिखाना। तो उससे क्या होता है, आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म। जैसे कि मान लीजिए अगर 4-5-6 दोस्त हों, अगर सिंपल आपके साथ भी होता होगा, जैसे 4-5-6 दोस्त हों, अगर घूम रहे हो सड़क पर, अगर देख लीजिए तो वहां पर अगर उनको गन्ने का जूस कहीं बिक रहा हो तो वहां पर अगर वो पीने चले जाएं तो है, देखिए कितनी अच्छी चीज है, ताकत की चीज है, काफी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा गन्ने के जूस से। लेकिन जो भी उसको पीने जाएंगे तो बाकी जब एक दूसरे पीने गया तो बाकी दोस्त कहेंगे अरे यार तो पुराने टाइप का आदमी है, तो पुराना ये इलिटरेट आदमी है, लोग कहेंगे कि नहीं। लेकिन वही देखिए, वही अगर इतनी महंगी होती है, जिसे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, 1 रुपए या 2 रुपए खर्च आता है कंपनियों को बनाने में, लेकिन उसको इतनी ब्रांडिंग कर दी गई अलग अलग एक्टर के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, इतनी उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है कि लोग उसको पीते वक्त अपने आप को काफी एक बड़ा महसूस करते हैं और काफी भौकाल या बहुत एक अपने आप को बढ़ा हुआ और बहुत तरक्की वाला इंसान महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म एक तरीके से लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों के अलग तरीके से दुख का एक कारण भी है कैपिटलिज्म। पूरी तरीके से इस तरीके से होता क्या है कि देख, कैपिटलिज्म का मेन मतलब यह है कि आपके जेब से आपको बिना पता लगाए उस पैसा आपको धीरे से आपके जेब से निकाल लेना। इसीलिए तो एक शब्द आया अमेरिका में, जैसे आपको एक शब्द होगा, जैसे अमेरिका में 2 शब्द आपके इकोनॉमिक्स में 2 शब्द बने। एक है, आप सुने होंगे कई बार मैकडोनल्ड का बर्गर सुने होंगे आप, तो उससे एक शब्द बना मैकडोनल्डिज्म। अगर आप नए होंगे तो और इसको अध्ययन करिएगा, एक शब्द बना मैकडोनल्डिज्म। या जैसे कोका कोला लोग पीते हैं तो कोका कोला से एक शब्द बना कोका कोलाइज्म। देखिए इन दोनों से एक शब्द बना दिया गया, इकोनॉमी का एक टर्म बना दिया गया, मैकडोनल्डिज्म और कोका कोलाइज्म। मैकडोनल्डिज्म कोका कोलाइज्म का मतलब ये है कि जब आप मैकडोनल्ड खाते हैं या जब वहां का बर्गर आप खाते हैं, तो भले आपको पसंद हो या ना हो, जब उसको आप खाते हैं तो आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है कि यार हमने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया। वहीं आप किसी अच्छे जूस की जगह आप जब कोका कोला जब पीने आते हैं तो आपको वहां पे एक ब्रांडिंग का एहसास होता है और आपको धीरे भले आपके स्वास्थ्य को नुकसान करे, लेकिन आपकी जेब से बिना कुछ किए भोकाल के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में आप पूरी तरीके से जेब का अपना पूरा पैसा आप कंपनी को दे देते हैं। कुल मिलाकर ये होता है कि कैपिटलिज्म का मेन मतलब ये होता है किसी भी तरीके से इनकम और बस इनकम ही करते चले जाना। तो ये है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म। जैसे कुछ और चीजें समझिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि सिंपल सी दवाइयां, जैसे सिंपल दवाइयों का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पहले लोग आप लोग अपनी जब आप भारत की जब पढ़ेंगे आप प्राचीन इतिहास वगैरह में, तो उसमें देखे होंगे ढेर सारे मानसिक रोगों का इलाज आयुर्वेद से या ढेर सारे मेडिटेशन से, योग से, ध्यान से होता था। लेकिन वहीं धीरे धीरे कैपिटलिज्म होता ये था कि कैपिटलिज्म के चक्कर में लोगों ने धीरे धीरे छोटे सर दर्द के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए इन दवाओं कंपनियों ने वहां पे क्या बना दी, मेडिसिन बना दी। तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी वजह से चाहते आप तो आप धीरे से तुरंत
चाहते थे मेडिटेशन करके, ध्यान करके, योग करके आप चाहते या आयुर्वेद का प्रयोग करके आप चाहते तो उन सभी रोगों का इलाज पा सकते हैं। लेकिन जिन चीज देखिए ये भी जरूरी, कैपिटलिज्म भी जरूरी चीज है, दवाएं भी होना चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए दवाओं पर निर्भर लोग हो गए तो कहीं ना कहीं आपके रोगों से भी लोगों ने धीरे धीरे पैसा वसूलना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से बात है। तो ये पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को आपने पूरी तरीके से इसमें समझा होगा। और भी किस तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट में मैसेज करिएगा, आपको उसमें इसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो आज डिस्कस करते, आज की क्लास बस सिर्फ कैपिटलिज्म पे रहेगी। अगली क्लास हम लोग डिस्कस किया जाएगा सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे, क्योंकि अगर क्लास डिस्कस किया जाएगा बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आप उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।